नमस्ते। आग एक ऐसी शक्ति जो जीवन देती है पर सबको छीन भी सकती है। जब ये बेकाबू हो जाती है तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हो अगर उस डर को एक सोची समझी रणनीति में बदल दिया जाए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आग और बचाव के पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे सही तैयारी किसी को भी एक हीरो बना सकती है। ये बात बहुत गहरी है और हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। देखिए, फिल्मों में तो एक अकेला हीरो सब कुछ कर लेता है ना? लेकिन असली जिंदगी में असली बहादुरी एक साथ एक टीम बनकर काम करने में होती है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की हिम्मत की नहीं, बल्कि भरोसे, तालमेल और एक दूसरे के हुनर की कहानी है। चलिए आग को एक दुश्मन की तरह सोचकर देखते हैं। एक ऐसा दुश्मन जिसे हराया तो जा सकता है, लेकिन तभी जब हम उसकी फितरत को, उसकी कमजोरियों को और उसके काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझ लें। तो आइए आज इसी ज्ञान को हासिल करते हैं। तो जैसा हमने कहा, इस दुश्मन को हराने के लिए हमें पहले उसके दिमाग में झांकना होगा। मतलब आग आखिर है क्या, ये पैदा कैसे होती है और फैलती कैसे है? इसका जवाब दरअसल विज्ञान में छिपा है। पहली नज़र में ये एक साधारण सी वैज्ञानिक परिभाषा लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात छिपी है। आग कोई जादू या कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस एक केमिकल रिएक्शन है। और किसी भी रिएक्शन की तरह इसके भी कुछ हिस्से होते हैं। अगर हम उन हिस्सों को समझ लें तो हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है अग्नि त्रिकोण का कॉन्सेप्ट। आग को जलते रहने के लिए ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए: गर्मी यानी हीट, ऑक्सीजन और ईंधन यानी जलने वाली कोई चीज। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। बस यही बचाव अभियानों का सबसे बड़ा और मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो हमने अग्नि त्रिकोण के तीन तत्वों को समझा: गर्मी, ऑक्सीजन और ईंधन। लेकिन क्या होगा अगर ईंधन बदल जाए? सोचिए, लकड़ी, पेट्रोल या बिजली, हर ईंधन अलग तरह से जलता है ना? और यही बात हमें अगले जरूरी सबक पर लाती है। हर आग एक जैसी नहीं होती। जरा इस टेबल को देखिए। क्लास ए की आग जैसे लकड़ी या कागज में लगी हो तो उसे पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर वही पानी क्लास सी की बिजली वाली आग पर डाल दिया तो नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। करंट फैल सकता है। इसीलिए ईंधन के सोर्स को पहचानना बेहद जरूरी है, ताकि उसे बुझाने का सही तरीका चुना जा सके। तो अब हम आग के पीछे की साइंस और उसके अलग अलग प्रकारों को समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब सच में कोई इमरजेंसी आती है तो ये ज्ञान हमारी मदद कैसे करता है? एक्शन में आने पर हमारी पहली रक्षा पंक्ति क्या होनी चाहिए? किसी भी कार्रवाई से पहले सबसे जरूरी चीज होती है एक प्लान। बड़ी बड़ी इमारतों या कारखानों में ये निकास योजनाएं पहले से बनी होती हैं, क्योंकि जब चारों तरफ अफरा तफरी मची हो तब एक स्पष्ट योजना ही सही दिशा दिखाती है। ये जानना कि कहाँ जाना है और कहाँ क्या खतरा है, सफलता की पहली सीढ़ी है। जब बचाव दल मौके पर पहुंचता है तो वे तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन उनका हर कदम सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। उनकी पहली प्राथमिकता होती है स्थिति को काबू करना, आग को फैलने से रोकना और फिर बचाव अभियान शुरू करना। अंदर फंसे पीड़ितों से संपर्क साधना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि यही संपर्क उन्हें बाहर निकालने की रणनीति की नींव रखता है। एक बार जब स्थिति थोड़ी काबू में आ जाती है और एक प्लान बन जाता है तो असली काम शुरू होता है, यानी रेस्क्यू। लेकिन पीड़ितों तक सुरक्षित पहुंचना और उन्हें बाहर निकालना, ये अपने आप में एक कला और विज्ञान है। तो इसकी तकनीकें क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये सिर्फ दरवाजा खोलने की बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रक्रिया जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। दरवाजे को अचानक खोलने से बैकड्राफ्ट हो सकता है। ये क्या होता है? ये तब होता है जब आग को बंद कमरे में ऑक्सीजन नहीं मिलती और दरवाजा खुलते ही अचानक ऑक्सीजन मिलने से एक जोरदार धमाका होता है। इसलिए हमेशा नीचे झुककर आगे बढ़ना चाहिए, जहां हवा ज्यादा साफ और ठंडी होती है। यहाँ हर कदम मायने रखता है। सीढ़ियां यानी लैडर्स बचाव के काम में लाइफलाइन की तरह होती हैं, लेकिन उनका सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जो नियम है, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये एक तरह का अनुशासन है जो एक बचावकर्ता को सुरक्षित रखता है ताकि वो दूसरों को बचा सके।
यहाँ हम देख सकते हैं कि हर स्थिति के लिए एक अलग तकनीक की जरूरत होती है। फायरमैन लिफ्ट तब काम आती है जब पीड़ित पूरी तरह बेहोश हो। इससे एक ही बचावकर्ता उसे उठा सकता है और उसका एक हाथ भी फ्री रहता है। वहीं बैसाखी कैरी तब इस्तेमाल होती है जब पीड़ित होश में हो और चलने में थोड़ी मदद कर सकता हो। सही तकनीक चुनना न सिर्फ कीमती समय बचाता है, बल्कि बचाव को ज्यादा सुरक्षित और असरदार बनाता है। एक बार जब पीड़ित को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है, तो उसे स्ट्रेचर पर ठीक से स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। ये प्रक्रिया पक्का करती है कि पीड़ित को ले जाते समय और कोई चोट न लगे। हर मोड़, हर गांठ का एक ही मकसद होता है, सुरक्षा और स्थिरता देना। देखिए, बेहतरीन तकनीक और सबसे अच्छे उपकरण भी तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें चलाने वाला दिमाग शांत और फोकस ना हो। बचाव का काम सिर्फ शारीरिक शक्ति का खेल नहीं है, ये मानसिक मजबूती की भी एक बड़ी परीक्षा है। तो एक बचावकर्ता की मानसिकता आखिर काम कैसे करती है? बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई फंसा हुआ है और डरा हुआ है। ऐसे में एक शांत और आत्मविश्वास से भरा बचावकर्ता उसके लिए उम्मीद की किरण बनकर आता है। उनका पॉजिटिव रवैया सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उस पीड़ित को भी लड़ने की हिम्मत देता है। बहुत ज्यादा शोर और अफरा तफरी के बीच साफ साफ बात करना यानी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये विसल सिस्टम एक सरल लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है जिससे पूरी टीम को बिना चिल्लाए जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं। हर सीटी का एक पहले से तय मतलब होता है जो फौरन एक्शन सुनिश्चित करता है। कोई भी बचावकर्ता अकेले काम नहीं करता, उनके पीछे एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। टीम को रोटेट करने से लेके मेडिकल टीमों के साथ तालमेल और सही उपकरण तक, ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करता है कि मिशन सफल हो और हर कोई सुरक्षित रहे। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? एक ही स्थिति में कोई बुरी तरह घबरा जाता है और कोई एक मकसद के साथ काम करता है। इन दोनों के बीच फर्क पैदा करने वाली चीज क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तैयारी। और अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, नायक पैदा नहीं होते, वे कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना से बनते हैं। यही ज्ञान और यही तैयारी किसी को भी संकट की घड़ी में जीवन बचाने की शक्ति देती है।